जय हिंद, नमस्कार और स्वागत है महत्वाकांक्षी छात्र एवं अन्य दर्शकों का ग्रोथमोट यूपीएससी के सनदी सेवा एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम ऐसे संशोधित संपादकीय विश्लेषण के आज के यानी 5 मई 2021 के सत्र में मैं हूं आपके साथ ध्रुव जानी। काफ़ी दिनों के बाद मिले हैं। जैसे मैं मालूम है, कोरोना की दूसरी लहर का कहर पूरे विश्व में आज बढ़ रहा है। पूरे विश्व की मृत्यु दर बढ़ रही है। संक्रमण की जो घटनाएं हैं वो भी काफ़ी तेज़ हो गई है, काफ़ी बढ़ रही है। तो इसी के कारण हमने हमारा काम जो है वो स्थगित किया था, मगर धीरे धीरे अब हम लोग हमारा काम फिर से रिस्टोर करेंगे। और इसीलिए संशोधित संपादक के विश्लेषण के सत्रों में हम लोग कुछ दिन नहीं मिल पाए थे, मगर आज से हम लोग हमारा यह कार्यक्रम फिर से रिज्यूम करेंगे। इसके तहत महत्वपूर्ण बातें हैं, महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो कि हमारी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़रूरी है, उनकी चर्चा यहाँ वापिस हम लोग करने लगेंगे। आज अगर न्यूज़पेपर ऑफ रेफरेंस में से बात करें तो द हिंदू और टाइम्स में से कोई अच्छा लेख नहीं था। जो लेख थे वे राजनीतिक विश्लेषण से भरे पड़े थे और अन्य कोई अच्छी माहिती, परीक्षा संबंधी, परीक्षा दृष्टि से जो अच्छी माहिती है वो गैरहाजिर थी। इसीलिए आज हम इंडियन एक्सप्रेस से 2 लेखों की बात करेंगे। आज का सत्र 2 जो है चरणों में होगा। प्रथम चरण में गुजरात की जो परिस्थिति है स्वास्थ्य क्षेत्र को लेके, उसके बारे में बात करेंगे। और दूसरे सत्र में जो आरबीआई के द्वारा हाल ही में जो घोषणा हुई है कि आरबीआई सरकार को कोविड महामारी के विरुद्ध लड़ने के लिए कुछ धनराशि की मदद करेगी, एक प्रकार का लिक्विडेशन देगी, तो उसकी चर्चा दूसरे चरण में करेंगे। फिलहाल इस चरण में गुजरात में जो आज स्वास्थ्य जो सुविधाएं है, जो स्वास्थ्य क्षेत्र है, उसका क्या हाल है, क्या वो बेहाल है, इत्यादि जो पर हम लोग आज बात करेंगे। गुजरात की बात यहाँ करनी महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर गुजरात को देखें तो हमारे स्वतंत्र समय से आज दिन तक गुजरात भारत के विकास में एक अभिन्न अंग रहा है। गुजरात का योगदान भी नोंदनीय रहा है। तो इसीलिए आज अगर गुजरात की बात करें तो हमें मालूम है कि एक गुजरात मॉडल है। गुजरात एक रिच इंडस्ट्रियल स्टेट के एक उसकी एक छाप है, एक रिच इंडस्ट्रियल स्टेट की। ठीक है, तो ऐसे अच्छे, ऐसे विकसित, ऐसे शिक्षित राज्य में आज स्वास्थ्य क्षेत्र की क्या सुविधाएं है, क्या हाल है, इत्यादि चीज़ों पर हम लोग आज यहाँ विश्लेषण करेंगे। अपने आप में लेख बहुत ही अच्छा प्रबंध है, बहुत ही अच्छा संशोधन है, जिसकी चर्चा हम लोग आज हमारी पूरी इस जो है पूरे इस उपाख्यान में करने वाले हैं। देखेंगे, सबसे प्रथम कवर की बात करेंगे। देखिए, कवर में जैसा आपको दिख रहा है ऊपर भारत का नक्शा है जिसमें बीमारू राज्य हमें दर्शाए गए हैं। बीमारू राज्य एक राज्यों का वर्ग था जो कि 1990 के दशक में बहुत ही पॉपुलर था, बहुत ही जो है तब वो जाना जाता था। और जिन जिन राज्यों में गरीब वस्ती अधिक थी उन राज्यों को बीमारू राज्य कहा गया था, उन राज्यों को गरीब राज्य कहा गया था। तो आज यहाँ लेखक के द्वारा ऐसा कहा गया है कि अगर स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें, गुजरात के स्वास्थ्य क्षेत्र को अन्य राज्य के क्षेत्रों के साथ अगर हम उसकी तुलना करें तो ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि गुजरात आज एक बीमारू स्टेट के जो है वर्ग में है स्वास्थ्य क्षेत्र की दृष्टि से। भले ही वो औद्योगिक रूप से बहुत ही विकसित हो, भले ही वो आर्थिक रूप से विकसित हो, मगर अगर स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें, उन आंकड़ों की बात करें, तो यहाँ लेखक को लगता है कि भारत एक आज बीमारू स्टेट है। तो आपको भी मैप में दिखेगा कि जो रेड पोर्शन है वो गुजरात का है। ठीक है, और यहाँ वार्निंग भी दर्शाई गई है कि अब जो सेकंड वेव से जो आज परिस्थिति का निर्माण हुआ है वो दरअसल घातक है समग्र देश के लिए और गुजरात के लिए भी। और नीचे सिंबॉलिक एक इमेज है गुजरात के वर्तमान चीफ मिनिस्टर विजय रूपाणी की, जो कि एक स्ट्रेस्ड फॉर्म में लग रहे हैं कि अब गुजरात के लिए वो क्या कर सकते हैं, उसकी सरकार क्या कर सकती है। साथ ही में अगर लेख की बात करें तो लेख में काफ़ी टीकाएं भी दी हुई है गुजरात सरकार के बारे में, मगर यहाँ हम लोग उन टीकाओं से बचेंगे, वो राजनीतिक दाव पेच है उससे बचेंगे। और यहाँ जो हमें बहुत ही उपयोगी चीज़ें हैं उनको हम लोग यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे। काफ़ी सारी माहितियाँ हैं, काफ़ी सारी तथ्य है जिसको हम लोग यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। शुरू करेंगे हमारी चर्चा। आमतौर पे एजेंडे के तहत हम लोग यह पूरी चीज़ को समझते हैं, उससे पहले हम लोग लेख की तस्वीर देखते हैं। तो हमारे पास आज इसकी डिजिटल रेप्लिका मौजूद है। इन हेल्थ केयर गुजरात इज इन बीमारू लीग। ओपिनियन नामक
इंडियन एक्सप्रेस का एक कार्यक्रम चल रहा है जिसके तहत एडिटोरियल्स लिखे जाते हैं, संपादकीय लेखों का यहाँ लेखन होता है, तो उसी के तहत आज हमें ये लेख मिला है। तस्वीर भी आप देख सकते हो कि कैसे मरीज जो है वो अपनी ट्रीटमेंट एक वैनिटी वैन में ले रहे हैं। वैनिटी वैन को तैयार किया हुआ है अत्याधुनिक साधनों के साथ, एक आईसीयू ऑन व्हील्स के तहत आप कह सकते हैं, उसकी तरह ही इसे तैयार किया गया है। और इसमें ये महानुभाव यानी कि पेशेंट जो है वे इलाज करवा रहा है, क्योंकि अस्पतालों में जगह नहीं है, बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। तो देखेंगे, पूरी चर्चा यहाँ की गई है, गुजरात को मध्य में रख के पूरे भारत की स्थिति को यहाँ देखा गया है। और जैसे मैंने आपको बताया कि गुजरात को मध्य में रखने का मुख्य कारण है कि गुजरात का योगदान, राइट फ्रॉम इंडिपेंडेंस टिल डेट, गुजरात काफ़ी क्षेत्रों में अव्वल रहता है, नंबर 1 रहता है, चाहे वो व्यवसाय की बात हो, चाहे वो उत्पादन की बात हो, या चाहे वो अन्य कोई पहलू हो। मगर यहाँ स्वास्थ्य क्षेत्र में गुजरात का इतना खराब प्रदर्शन अपने आप में हैरत अंगेज है, जिसका जिक्र यहाँ लेखक ने किया है। देखेंगे, ये हमारा एजेंडा रहता है। सबसे प्रथम लेख के निष्कर्ष की बात करते हैं, जिसमें लेखक ने इस लेख को लिखने के लिए क्या आधार लिया है उसको समझते हैं। साथ ही में यहाँ अगर महत्वपूर्ण बातें लेखक ने दी हुई है अपने लेख में, कोई आंकड़े हैं, कोई तथ्य है, या कोई अन्य महत्वपूर्ण चीजें हैं, तो उनको हम लोग यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। और साथ ही में अगर ज़रूरत पड़े तो हमारे इनपुट्स, ग्रोथमोट यूपीएससी की जो टीम है उसके इनपुट्स यहाँ हम लोग तीसरे चरण में देखते हैं। इफ नीडेड, अगर लेख अपने आप में अच्छा प्रबंध है, अच्छा संशोधन है, तो हमें यहाँ यह तीसरे बिंदु को लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक आज ऐसा ही हुआ है। लेख बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छे प्रकार का जो प्रबंध है हम कह सकते हैं। तो इसीलिए मात्र और मात्र 2 ही चरणों में आज हमारी चर्चा होगी। सबसे प्रथम निष्कर्ष, उसके बाद लेख की महत्वपूर्ण बातों को देखेंगे। शुरू करेंगे लेख के निष्कर्ष से। सबसे प्रथम मुद्दा तो हमें यही देखना है कि यह पूरे लेख में गुजरात के स्वास्थ्य क्षेत्र की समीक्षा की गई है, उसका एनालिसिस हुआ है कि क्या वर्तमान गुजरात में जो स्वास्थ्य सेवाएं है क्या वो पर्याप्त है, हाँ या ना। अगर पर्याप्त नहीं है तो कौन कौन से उसके कारण है, कौन कौन से ऐसे उपक्षेत्र है जिसमें यह पर्याप्तता जो है वो हमें देखने को नहीं मिलती है, इत्यादि चीजों की यहाँ चर्चा हुई है। तो सबसे प्रथम गुजरात के स्वास्थ्य क्षेत्र की समीक्षा, जिसे इवैल्यूएशन भी कहा जाता है, ठीक है। और यहां से हमें पता चलता है कि क्या स्वास्थ्य क्षेत्र पर्याप्त है, क्या सारे लोगों को जो सेवा मिलनी चाहिए क्या वो मिल रही है, इत्यादि चीजों के जवाब हमें यहां से मिलेंगे। दूसरा मुद्दा देखें निष्कर्ष का, तो कह सकते हैं कि इसी स्वास्थ्य क्षेत्र में जो उपक्षेत्र है और इन उपक्षेत्रों में जो क्षतियां हैं, इन क्षतियों की भी बात यहाँ की गई है। इन क्षतियों को बहुत ही नज़दीक से लेखक ने आइडेंटिफाई किया है, उसे पहचाना है, हमारे सामने रखा है। साथ ही में अगर ये लेख की बात करें तो लेख अपने आप में एक उच्च कोटि का प्रबंध है, बहुत ही अच्छे तथ्य, बहुत ही अच्छे आंकड़े और बहुत ही अच्छी तुलना यहाँ लेखक के द्वारा हमारे सामने रखी गई है। तो हमारी टीम को इसमें हमारे इनपुट्स डालने की ज़रूरत जो है वो कोई नहीं पड़ी है। देखेंगे दूसरा चरण है लेख की महत्वपूर्ण बात है, जिसमें हमें कुछ तथ्य देखने हैं, कुछ संशोधन देखने हैं जो कि लेखक ने हमें दिए हैं। मगर इसमें सबसे प्रथम हमें समझना है कि अगर कोरोना की लहर की बात करें तो आज हमें मालूम है, सबको मालूम है, कोरोना की दूसरी लहर चल रही है जो बहुत ही घातक है। पहली लहर इतनी घातक नहीं थी, इसके कुछ अन्य कारण है। स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन था पूरे विश्व में, इंक्लूडिंग इंडिया। नेशन वाइड लॉकडाउन था, राष्ट्रीय स्तर का लॉकडाउन भारत ने देखा था उसकी प्रथम लेयर में। इसी की वजह से तब के संक्रमण के आंकड़े, तब के मृत्यु के आंकड़े बहुत ही कम थे। मगर धीरे धीरे अनलॉकिंग की प्रक्रिया शुरू हुई, अनलॉकिंग हुआ भी, और फरवरी के मध्य से दूसरी लहर की शुरुआत हो गई थी, ठीक है। फरवरी खत्म हुआ, मार्च आया, मार्च के अंत से
मार्च एंड अप्रैल की शुरुआत में, स्टार्टिंग ऑफ अप्रैल, यह दूसरी जो लहर है या सेकंड वेव कह लीजिए, उसकी असर, खराब असर पूरे देश में देखने को मिली, इंक्लूडिंग गुजरात भी इससे बच नहीं पाया, क्योंकि अनलॉकिंग की प्रक्रिया चल रही थी, लोग रिलैक्स हो गए थे कि अब तो कोरोना जैसा कुछ है ही नहीं, इत्यादि कारणों की वजह से सेकंड वेव की असर जो है वो अब धीरे धीरे पूरे देश के साथ गुजरात में भी देखने को मिलने लगी। यहाँ से प्रश्न शुरू हो गए, यहाँ से अनअवेलेबिलिटी ऑफ हॉस्पिटल बेड्स, लाइफ सेविंग ड्रग्स की कमी यहाँ हमें महसूस होने लगी, हमें ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगी, और इसके साथ कई सारी चीज़ें जो कि ट्रीटमेंट में उपयोग ली जाती है, वो सारी चीज़ें अब धीरे धीरे कम होने लगी, समाप्त होने लगी, और इसकी मांग निरंतर बढ़ने लगी। क्योंकि आज भी अगर हम आंकड़े देखें तो दिन प्रतिदिन यहाँ आंकड़ों में हमें एक बढ़ावा देखने को मिलता है, चाहे वो मृत्यु दर हो, चाहे वो संक्रमण दर हो, ठीक है। तो इन सारी परिस्थितियों के कारण ये सारी चीज़ें यहाँ गुजरात में कम पड़ने लगी, और यहाँ लोग जो है वे मरने लगे, ठीक है। तो यही बात है कि क्यों ऐसे इंडस्ट्री रिच स्टेट में, औद्योगिक रूप से अमीर स्टेट में, यानी कि गुजरात में, क्यों स्वास्थ्य क्षेत्र इतना दुर्बल है। तो इसका कई सारे कारण है, कुछ बिंदु मैंने यहाँ लिखे हैं जो हम लोग आगे देखने वाले हैं, तो उनको देखने के बाद हमें लगेगा कि यहाँ सरकार की भी जो है भूल है, या सरकार के द्वारा भी लापरवाही बरती गई है। तो कई सारे कारण हैं, मात्र सरकार को ही ब्लेम करना वो भी एक इसका उपाय नहीं है, कई सारे कारण हैं जिसको हम लोग वन बाय वन समझने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, सेंटर फॉर डिजीज डायनामिक्स, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी के द्वारा कुछ आंकड़े में दिए हुए हैं, जिसके तहत कहा जा रहा है कि गुजरात की परिस्थिति अन्य राज्यों की तुलना में बहुत ही खराब है, बहुत ही इसका प्रदर्शन खराब है। स्पेसिफिकली यह स्वास्थ्य क्षेत्र में देखेंगे, देखिए कहा गया है कि नेशनल एवरेज हॉस्पिटल बेड्स की 138 है पर लाख पॉपुलेशन, यानी कि प्रति 1 लाख की वस्ती में हमारे पास 138 बेड है, हॉस्पिटल बेड है। अब अगर गुजरात की बात करें, ये तो हुई नेशनल एवरेज की बात, अगर अब गुजरात की बात करें तो ये 100 से कम है, 100 से कम। वहीं अगर राजस्थान और यूपी की बात करें तो राजस्थान में 130 बेड है और वहीं यूपी में 123 बेड है। तो यहाँ इस सिनेरियो में बीमारू राज्य जैसे यूपी है, जैसे राजस्थान है, जो पहले बीमारू के वर्ग में आते थे, जहाँ ज़्यादा गरीब वस्ती पाई जाती थी, आज वहाँ भी गुजरात की तुलना में प्रति 1 लाख की वस्ती में, प्रति 1 लाख की वस्ती को देने के लिए हॉस्पिटल बेड्स की संख्या ज़्यादा है। तो यहाँ ये एक मुद्दा है जिससे हम लोग तय कर सकते हैं कि गुजरात काफ़ी पीछे है हॉस्पिटल के मामले में, स्वास्थ्य क्षेत्र के मामले में, नंबर ऑफ डॉक्टर्स के मामले में, नंबर ऑफ बेड पर लाख पॉपुलेशन के मामले में, नंबर ऑफ नर्सिस या नंबर ऑफ पैरामेडिकल स्टाफ कह लीजिए, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ऑक्सीजन प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ों में हम लोग बहुत ही पीछे है, जिसको हमें जल्द से जल्द रैंप अप करना है ताकि इस सेकंड वेव को हम लोग काबू में ले आ सके। प्लस अगर आगे देखें तो बजट 21-22 जब नितिन भाई पटेल यानी कि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर साथ में फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ गुजरात के द्वारा जब बजट दिया गया था, तो उन्होंने सारे राज्य सरकारों की निंदा की। जहां पहली लहर में जो संक्रमण दर जहां ज़्यादा था जिन जिन राज्यों में,
उन सारे राज्यों की निंदा की गई थी हमारे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के द्वारा, नितिन भाई पटेल के द्वारा, और कहा गया था कि यहाँ उन लोगों को गुजरात का मॉडल अपनाना चाहिए। गुजरात ने जैसे कोविड को टैकल किया उस तरह कुछ उन लोगों को टैकल करना चाहिए। मगर तब पहला लॉकडाउन चल रहा था, राष्ट्रीय स्तर का लॉकडाउन था, बहुत ही सख्त लॉकडाउन था, तो इसी की वजह से गुजरात में जो संक्रमण दर था वो कम था। नहीं कि गुजरात सरकार ने कुछ किया या गुजरात सरकार ने रातों रात जो मेडिकल फैसिलिटी है या मेडिकल सेक्टर है उसको रैंप अप किया। ये बात भूल गए थे नितिन भाई पटेल जब वो अपने बजट की स्पीच दे रहे थे। मगर धीरे धीरे फरवरी अंत तक दृश्य जो है वो धुंधला सा होने लगा, भविष्य अनसर्टेन दिखने लगा, और तब उन सबको ये एहसास हो गया कि यहाँ हमने कुछ नहीं किया था, वो तो लॉकडाउन की मेहरबानी थी। जो कुछ भी करना है अब हमें करना है। अगर हमने अब नहीं किया तो गुजरात को नहीं बचाया जा सकता, या सेकंड वेव की जो पिक है वो बहुत ही ऊंची रहेगी। अब अगर बजट की बात करें तो यहाँ कहा गया है कि बजट 2021-22 में जो स्वास्थ्य क्षेत्र का खर्च था वो कम कर दिया गया है इन कंपैरिजन टू बजट ऑफ प्रीवियस ईयर्स। या आप ले लीजिए 2019-20। यहाँ जितना खर्च हुआ था इतना खर्च यहाँ नहीं किया गया, उल्टा इसे कम कर दिया गया है ऐसे महामारी के समय में। तो ये भी एक सरकार के सामने एक प्रश्न है। नीति निर्माणकार गुजरात सरकार को ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि ऐसे निर्णय जो है आप क्यों पारित करते हो, ऐसे निर्णयों को आप क्यों लागू करते हो ऐसे महामारी के समय में। यहाँ बजट 2020 या 2021 की बात करें तो यानी कि प्रीवियस ईयर की, तो हमें यहाँ मालूम पड़ेगा कि यहाँ लगभग 950 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। 950 करोड़ रुपीज वेर एलोकेटेड, मगर उसमें से उपयोग 750 करोड़ का ही हुआ। और इस साल की बात करें तो ये जो 950 करोड़ का जो अलॉटमेंट था वो कम कर दिया गया और दे दिया गया है 856 करोड़ ओनली। अब अगर यहाँ सोशियो इकोनॉमिक फ्रंट पे गुजरात के एकदम विपरीत राज्य की बात करें यानी कि बिहार की, ठीक है, गुजरात जितना सोशियो इकोनॉमिक फ्रंट पे विकसित है आज, बिहार उतना ही अविकसित है, उतना ही अंडर डेवलप्ड है। तो अगर बिहार के साथ इसकी कंपैरिजन करें इस आंकड़े की, तो बिहार का बजट जानकर आपको भी आश्चर्य रहेगा स्वास्थ्य क्षेत्र का, वो लगभग है 2350 करोड़ से ऊपर। 2350 करोड़, नियरली 3 टाइम्स ऑफ गुजरात बजट। भले ही गुजरात अमीर है, गुजरात मॉडल पूरे विश्व में या पूरे देश में हमारे प्रधानमंत्री जो है उसको सेट करना चाहते हैं, उसी मैकेनिज्म से, उसी मॉडस ऑपरेंडी से पूरे देश का विकास करना चाहते हैं जिस तरह गुजरात का हुआ है। मगर ज़मीनी परिस्थिति कुछ ये बयां करती है। बिहार भी 3 गुना ज़्यादा गुजरात से ज़्यादा खर्च करता है, व्यय करता है स्वास्थ्य क्षेत्रों को सुधारने के लिए। और ये निर्णय ऐसे समय लिया गया है जैसे महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा है। इनफैक्ट यहाँ तो हमें इजाफा देखने को मिलना चाहिए। 950 के सीधे 2000 करोड़ हो जाने चाहिए, 1500 करोड़ हो जाने चाहिए अकॉर्डिंग टू द कन्वीनियंस ऑफ गवर्नमेंट। मगर यहाँ जो कम किया हुआ है वो एक अपने आप में आश्चर्यजनक बात है, वो एक अपने आप में प्रश्न है। फिर आगे देखें तो यहाँ कहा गया है कि अगर यह आंकड़े को 856 करोड़ का जो यह आंकड़ा है, अगर इसे प्रति गुजरात में रहने वाले आदमी के साथ अगर इसे जो है डिवाइड किया जाए तो लगभग आज गुजरात की पॉपुलेशन 6.5 करोड़ है, 6 से 6.5 करोड़। तो कहा जाता है कि प्रति वर्ष एक व्यक्ति को सरकार 150 रुपए की स्वास्थ्य सेवा दे सकती है। स्वास्थ्य सेवा, या गुजरात सरकार गुजरात में रहने वाले प्रति व्यक्ति के ऊपर एक वर्ष में ज्यादा से ज्यादा 150 रुपए तक खर्च करेगी। ठीक है, अब आप समझ लीजिए कि 150 रुपए में क्या होगा।
अगर आज कोई भी छोटे से छोटी बीमारी आ जाए तो भी कंसल्टिंग फी, ओपीडी भी यहाँ जो है यह पैसे से या इस धनराशि से बहुत ही ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो ये हाल है, ये परिस्थिति है, और इतनी ही कम रकम आज गुजरात अपने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अलॉट करता है। ये भी एक शर्मजनक बात है पूरे गुजरात की आवाम के लिए और गुजरात की सरकार के लिए। अब आगे देखें तो यहाँ गुजरात सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर यानी कि उसके स्वास्थ्य एवं कुटुंब कल्याण विभाग के द्वारा भी बहुत ही कम पैसा यहाँ अलॉट किया हुआ है, और लगभग 11,323 करोड़ रुपीस ही अलॉट किए गए हैं गुजरात हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट। ये भी अपने आप में एक बहुत ही कम आंकड़ा है। दूसरे शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो गुजरात स्टेट की जो जीडीपी है उसका मात्र 0.7% है, मात्र 0.7%। और अगर इसे गुजरात की वस्ती के साथ अगर इसे डिवाइड किया जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि गुजरात की सरकार प्रति व्यक्ति के लिए हर रोज 5 रुपए स्वास्थ्य के लिए खर्च करेगी। ₹5 पर डे पर रेसिडेंट। मात्र 5 रुपए प्रतिदिन का खर्च आएगा प्रति व्यक्ति के लिए जो कि गुजरात में रहता है। तो इतनी कम धनराशि से मुझे लगता है कि कोरोना या कोरोना जैसी भविष्य में आने वाली अन्य महामारियों के साथ नहीं लड़ा जा सकता। सारे फ्रंट के ऊपर, सारे क्षेत्रों में हमें विकास करना चाहिए। मात्र और मात्र औद्योगिक विकास ही सुप्रीम विकास है या सर्वोपरि सर्वोच्च विकास है, ऐसा नहीं कह सकते। सारे क्षेत्रों को संतुलित रूप से हमें विकसित करना चाहिए, ये मेरा निजी मानना है। आगे देखें तो हमें यहाँ गिरावट भी देखने को मिलती है। जो स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए जो धनराशि का आवंटन होता है बजट में, उसमें ही हमें बहुत ही गिरावट देखने को मिलती है। हमारे पास यहाँ बजट 2018-19 और 2021-22 के आंकड़े हैं। ठीक है, उसके मुताबिक यहाँ 5.30% का आवंटन होता है और वहीं आज के वर्ष 4.70% का एलोकेशन है मात्र और मात्र। स्टेट जीडीपी के पहले 5.30% जो धनराशि है वो उपयोग होती थी स्वास्थ्य के लिए अकॉर्डिंग टू बजट 2018-19। वहीं आज के बजट यानी कि 21-22 के तहत ये धनराशि मात्र और मात्र 4.70% ही यूज़ होगी स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए। तो ये भी अपने आप में एक बहुत ही खराब बाबत है। साथ ही में और ये जो 4.70 है ये कहीं कम है, बहुत ही कम है। जो रिकमेंडेशन मिला है हमें नेशनल हेल्थ पॉलिसी के द्वारा, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है उसके द्वारा कहा गया है कि प्रति राज्य को अपने स्वास्थ्य क्षेत्र के सुधार के लिए, अपने स्वास्थ्य क्षेत्र को बहुत ही अच्छा बनाने के लिए अपने जीडीपी का 8% खर्च करना चाहिए। मगर वहीं हम लोग यहाँ आज मात्र और मात्र 4% खर्च कर रहे हैं, यानी कि आधा खर्च कर रहे हैं। तो ये भी अपने आप में चौंका देने वाली बाबत है। साथ ही में गुजरात की प्रजा के लिए भी एक दुखद समाचार है। प्लस आगे अगर देखें तो नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे या नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे भी आप कह सकते हैं, तो उसमें भी गुजरात का देखाव, गुजरात का प्रदर्शन बहुत ही खराब है। कहा जाता है कि 5 यानी कि 2019-20 में जो ये सर्वेक्षण हुआ उसके मुताबिक ऐसा कहा जाता है कि 80% 5 वर्ष
कि कम आयु के जो बच्चे हैं वे एनीमिया यानी कि रक्त क्षीणता ग्रस्त है। एनीमिया ग्रस्त। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस जो कि 0 to 5 के एज ग्रुप में फॉल करते हैं उसमें से 80%। तो ये अपना आप में बहुत ही गंभीर बाबत है। गुजरात सरकार को त्वरित ही इसके ऊपर कुछ कदम उठाना चाहिए। यह जो रक्त क्षीणता है उसे दूर करना चाहिए। और ये आंकड़े में गुजरात, आसाम और साथ ही में बिहार दोनों से पीछे है, दोनों से कई ज्यादा पीछे है। यानी कि इनका प्रदर्शन इस मुद्दे में गुजरात से बेहद अच्छा है। और यही सारी चीजें हैं जो कि गुजरात को बीमारू राज्य गिनने पर हमें मजबूर करती है। साथ ही में यही सर्वेक्षण के मुताबिक गुजरात के 40% बच्चे स्टंटेड है, यानी कि उनकी जो हाइट है वो जितनी बढ़नी चाहिए उतनी बढ़ती ही नहीं। तो क्लियरली ये कुपोषण को यहाँ हमारे सामने हाईलाइट करता है कि गुजरात के बच्चों में कुपोषण की मात्रा बहुत ही ज़्यादा है। मात्र बच्चों में ही नहीं मगर हर एक वर्ग में कुपोषण की मात्रा ज़्यादा है। और अगर तीसरा सर्वेक्षण देखें तो कहा जाता है कि 15 से 49 वर्षों की जो महिलाएं हैं, इन महिलाओं के 65% रक्त क्षीणता या रक्त क्षीणता से ग्रस्त है। यह भी एक बड़ा आंकड़ा है और इसके ऊपर भी राज्य सरकार को अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और स्वास्थ्य क्षेत्र में अपना जो व्यय है, अपना खर्च है, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। तब जाके हम लोग इस मुसीबत से बाहर निकल सकते हैं। तो ये सारे मुद्दे हैं। साथ ही में ये तो बात हुई मात्र और मात्र हेल्थ की, मगर अगर HDI देखें, HDI इंडेक्स जिसमें इनकम भी आती है, हेल्थ भी आती है, लिटरेसी भी आती है, तो उसमें भी भारत में उसमें भी गुजरात ने कुछ कोई जो है कोई नोंदनीय कोई प्रगति हासिल नहीं की है। क्योंकि 1990 में HDI की बात करें गुजरात की, ये समझना है ये मात्र और मात्र गुजरात राज्य की बात है, भारत की बात नहीं है, ठीक है। मगर इंटरनल HDI की हम लोग बात कर रहे हैं और उसमें गुजरात का रैंक था 23। कब? 1990 में। यही सर्वेक्षण 2018 में भी हुआ तो भारत का रैंक 22 था, सेकंड रैंक। और यही बात हमें दर्शाती है कि इस क्षेत्र में, इस राज्य में कोई नोंदपात्र कोई काम नहीं हुआ है। मात्र और मात्र जो हुई है वो हुई है, बात है। तो यही चीज़ें हैं जो आज हमें देखनी थी और लेखक ने बहुत ही अच्छे रूप में हमारे सामने इसको प्रदर्शित करी थी। बहुत ही अच्छा संशोधन था, बहुत ही अच्छी तुलना थी। और साथ ही में यहाँ जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ राजनीतिक बातें भी थी मगर हमने उसको स्किप कर दिया है ताकि वो हमारे लिए ज़रूरी नहीं थी। मगर हमें समझना ये है कि जो नितिन भाई पटेल के द्वारा जो स्पीच दी गई थी वो स्पीच बेसलेस थी और ज़मीनी परिस्थिति से बहुत ही दूर थी, बहुत ही अलग थी। तो यही देखना है। आज इतना ही। अब वक्त है इस सेशन के ऊपर आधारित आज के प्रश्न का, जो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। निम्नलिखित कथनों के ऊपर आपको विचार करना है। आपके सामने 3 कथन दिए हुए हैं जिसके ऑप्शन भी हमारे सामने हैं। सबसे प्रथम, बजट 2021-22 के लिए गुजरात सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए ₹856 करोड़ यानी कि 856 करोड़ आवंटित किए हैं, एलोकेट किए हैं। दूसरा, NFHS 5 2019-20 के मुताबिक 15 से 49 आयु वाली महिलाओं में 65% महिलाएं एनीमिया यानी कि रक्त क्षीणता से ग्रस्त है। और तीसरा, HDI 2018 के अनुसार गुजरात का क्रम 5वां है, यानी कि गुजरात रैंक्स 5th अकॉर्डिंग टू HDI 2018। उपर्युक्त कथनों में से आपको सत्य वाक्यों को चुनना है। आपके सामने ऑप्शन भी है जिसके तहत ऑप्शन ए, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। ए 1, 2 और 3 तीनों के तीनों करेक्ट है। ऑप्शन बी केवल 1 और 2 करेक्ट है।
ऑप्शन सी केवल 2 और 3 करेक्ट है और ऑप्शन डी है केवल 3 करेक्ट है। आपको ध्यान से इस प्रश्न को पढ़ के इसका सही जवाब देने का प्रयास करना है। हमारी तरफ से इसका सही जवाब इस सेशन के प्रीमियर होने के कुछ घंटों के बाद कमेंट बॉक्स में पिन अप किया जाएगा ताकि आप वहाँ से देख सकते हैं। साथ ही आप हमें फीडबैक भी दे सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में, खुलकर आप हमें कह सकते हैं आपके सजेशंस, आपकी डिमांड, आपके सूचन, आपकी अनुशंसाएं हमें सब आवकार्य है। तो आज इतना ही, हम लोग मिलेंगे अगले सत्र में संशोधित संपादकीय विश्लेषण के। तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ पॉइंट यूपीएससी।